83 रेड रेड वारंट हो गया उसमें। 2016 में, आज के 9 साल पहले, रेड वारंट इशू हो गया। पहले समन जारी हुआ, समन का भी नोटिस नहीं आया। 82 जारी हुआ, उसका भी नोटिस नहीं आया। 83 जारी हुआ, उसका भी नोटिस नहीं आया। और एकाएक जब मैं चुनाव लड़ने की बात कहा, उसके मात्र 2 दिन के बाद, आज मैं चुनाव लड़ने की बात कहा, कल भर गैप हुआ और परसों सीधा सुबह सुबह नोटिस, और सुबह सुबह नोटिस, और रात में मेरे पिताजी को गिरफ्तारी। संतोष रेणु यादव को कोर्ट का नोटिस आ गया है और बताया जा रहा कि संतोष रेणु यादव चुनाव लड़ने चला था, लेकिन अब वह जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाएगा और कहा जा रहा कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कट जाने वाली है। वहीं मनीष कश्यप का श्राप अब संतोष रेणु यादव को पूर्णतः तरीके से लग चुका है और कहा जा रहा कि मनीष कश्यप जब एनएसए की धारा के तहत जेल गए थे, उस समय संतोष रेणु यादव मनीष कश्यप के तकलीफ़ों पर, दुखों पर हंस रहा था, लेकिन अब उस राक्षस का पतन होना शुरू हो गया है। मनीष कश्यप का श्राप उसे लग गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा संतोष रेणु यादव का बयान सुनिए। मनीष कश्यप का श्राप लग गया, कोर्ट का नोटिस आ गया, चुनाव लड़ने चला था, लेकिन अब तो जेल पहुंचने वाला है। पत्नी की हत्या का अलग से इस पर केस दर्ज हो गया था, और आखिर उस मामले में भी इसे जेल जाना है। और सबसे पहले आप जरा यह बयान सुनिए। किस समय का है वो नोटिस? है आज के 18 साल पहले का वो नोटिस। आज के 18 साल पहले के एक केस का है। उस केस में अगर हम बात करें, नोटिस को फिर मैंने पढ़ा, तहकीकात किया, तो पता चला कि उसमें तो समन 2015 में ही हो गया, और 82 भी 2015-16 में ही हो गया, 83 भी हो गया। 83 रेड वारंट हो गया उसमें, लेकिन एक भी तामिला न मेरे घर पे आई, न मेरे घर के परिवार के किसी को मिला। कैसी ये संदेहास्पद और हास्यास्पद ये बातें हैं कि 2016 में, आज के 9 साल पहले, रेड वारंट इशू हो गया। पहले समन जारी हुआ, समन का भी नोटिस नहीं आया। 82 जारी हुआ, उसका भी नोटिस नहीं आया। 83 जारी हुआ, उसका भी नोटिस नहीं आया। और एकाएक जब मैं चुनाव लड़ने की बात कहा, उसके मात्र 2 दिन के बाद, आज मैं चुनाव लड़ने की बात कहा, कल भर गैप हुआ और परसों सीधा सुबह सुबह नोटिस, और सुबह सुबह नोटिस, और रात में मेरे पिताजी को गिरफ्तारी। मतलब इतना क्विक, 48 घंटे में सारा सिस्टम कैसे एक्टिव हो गया जब संतोष रेणु यादव चुनाव लड़ने की बात बोला तो? इतना फास्ट। मतलब पहले से हमारे घर से जहानाबाद कोर्ट की अगर मैं दूरी में कहूं तो मात्र 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का सफर, वो जो नोटिस का सफर होगा, वो 9 साल में तय नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही मैंने चुनाव लड़ने की बात कही तो मात्र 2 दिन में तय हो गया। साथियों, ये हिंदुस्तानी राजनीति की एक काली पृष्ठ है, और शायद यही बात है, यही वजह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत सारी इच्छाएं रखने के बावजूद हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आ पाते, या तो कहें कि उन्हें आने नहीं दिया जाता। जब वो आने का प्रयास करते हैं तो सरकारी तंत्र, मीडिया और कुछ राजनीतिक लोग के चमचे उन्हें इतना ट्रोल कर देते हैं कि फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि राजनीति में कदम भी रखें। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आपको, आपके सामने, चूंकि मैं जनता के अदालत में हूं, और जनता की अदालत से बड़ी अदालत मेरे लिए कोई नहीं होती। हम लाख
केस मुकदमे जीत जाएंगे न्यायालय में, कानून की अदालत में, लेकिन जब तक आपके दिलों में जीत हासिल नहीं करेंगे ना, तब तक उस जीत का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि हमारी पहचान कहीं ना कहीं आपके द्वारा दी गई है। मैं तो एक मजदूर का बेटा था, हमारी क्या हस्ती थी, हमारी क्या औकात थी। एक मजदूर के बेटे को, एक चना बेचने वाले लड़के को आपने प्यार आशीर्वाद देकर के इतना पॉपुलर कर दिया कि आज शायद ही बिहार, उत्तर प्रदेश और अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां पे 2 लोग मुझे नहीं जानते होंगे, शायद ही। तो इसलिए मेरे लिए जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। मेरे लिए आपसे ऊपर कोई नहीं है, जनता से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरे भाग्य विधाता आप सब हैं। आपकी अदालत में ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये नेट पे रहेगा, बहुत सारे हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं इसको सेव भी करेंगे। मैं आपकी अदालत में ये घोषणा करता हूं कि भले मुझे परेशान करने का जितना युक्ति लोग लगा ले, ये तंत्र मंत्र जितना भी लगा ले लोग, लेकिन मुझे पराजित नहीं कर सकते ये लोग। क्योंकि मुझे पता है ना, ये मुझे पता है, और मुझे ही नहीं, मैं अगर गलत होता तो इतनी चीजें मैं सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट नहीं करता। और दूसरी चीजें, सबसे बड़ी चीजें मुझे ये लगती है कि जो खास करके जो 15% का जो पॉपुलेशन है, वो लोग मेरे इस निजी मैटर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा? वो 15% की जो आबादी है वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या कुछ विशेष लगाव है क्या मेरे से? अरे आप लोग इतने जले हुए क्यों हो? अगर हमारा साला हमसे नाराज है तो चलो भाई, उनकी नाराजगी कुछ हद तक समझी जा सकती है क्योंकि वो हमारे साला हैं। अगर हमारे ससुर जी नाराज हैं, उनकी नाराजगी एक हद तक समझी जा सकती है कि वो हमारे ससुर हैं। अगर हमारा बेटा नाराज है, वो भी नाराजगी समझी जा सकती है कि चलो वो हमारा बेटा है। अरे जो 15% वाले जो आ करके बीच में आप लोग नाराजगी जता रहे हो, आप लोग हमारे ससुर तो हो नहीं, आप लोग हमारे साला तो हो नहीं, और आप लोग हमारे बेटा भी नहीं हो। इतना अधिकार तो मैंने सबको तो नहीं दिया है। तो फिर ये 15% वाले लोग बीच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? और हमें बनाने वाले ये 15% वाले लोग भी नहीं है। हमें बनाने वाले जो समाज है वो 85% वाले हैं। हमें पिछड़ों ने बनाया है, दलितों ने बनाया है, अल्पसंख्यकों ने बनाया है। फिर ये 15% बिना इनविटेशन के आप कैसे उपस्थित हो जाते हो? बिना न्योता के पहुंच जाते हो? तो हम लोग लाठी वाले लोग हैं, बिना निमंत्रण के कुकुर के भी नहीं आवे देते हैं। ये चलते थोड़ा सा अपने आप को दूरी बना करके रखो। मेरा और तुम्हारे बीच कोई मेल ही नहीं है, मेरा और तुम्हारे बीच कोई मेल ही नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा साइड रखो। ये हमारा मामला है ना। 85% वाले से ज्यादा दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। संविधान भी लिखे 85% वाले, देश के मूल निवासी हैं 85% वाले, फिर तुम 3 में हो कि 13 में हो? भाव भाव कर रहे हो? क्या लगते हो मेरे? साला लगते हो या ससुर लगते हो या बेटा लगते हो? इसलिए 15% वाले लोग बिल्कुल एकदम साइड हो जाइए, बिल्कुल साइड रहिए। आप लोग जाइए अपन अपने घरे। तो बिना मतलब के किसी के मैटर में नहीं घुसना चाहिए, है ना। और हम लोग वो हैं जो अपने में खूब लड़ेंगे, लेकिन अगर बीच में अगर घुसिएगा तो धर के थुर आ जाइएगा। हम लोग अपना लड़ाई भुला करके फिर धर के थुर देंगे। तो इसलिए हम लोग को आपस में हम लोग लड़ रहे हैं कि झगड़ रहे हैं, वो हम लोग को करने दीजिए। हम लोग लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी ताकत को चेक करते हैं कि ताकत बरकरार है कि नहीं है, फिर एकजुट हो जाते हैं हम लोग। लालू यादव के बात नहीं सुने हो, नहीं समझे हो? हम लोग अपने में लाठी लड़ा लड़ा करके
चेक करते हैं कि लाठी बरियार है कि नहीं, या हाथ में ताकत अभी बचल है कि नहीं। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं लड़के अपने में। अब बीच में तुम घुसते हो तो मार लाठी की लठिया दिए जाओगे। इसलिए अपने जगह पे। असफर अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपको भी। तो इसलिए 15% वाला तो बिल्कुल ही साइड रहो, ठीक है। ये मैटर, और जितने भी जो लोग हैं, जितने भी लोग, मैं ऑन लाइव बोल रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी होगा और आगे रिकॉर्ड रहेगा भी। अगर इस मामले में मैं दोषी पाया गया तो जनता की अदालत में अपने आप को मैं शूट कर लूंगा। अगर मैं दोषी पाया गया तो, और मैं न्यायालय से ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं न्यायालय से भी बोल रहा हूं कि अगर मैं इस मामले में दोषी अगर पाया जाता हूं तो मुझे 2-4 साल 6 महीना की सजा नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन अगर इस मामले में, अगर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मुझे बाइज्जत बरी किया, और हमको विश्वास है, 100% विश्वास का होगा ही, न्यायालय भी हमको बाइज्जत बरी करेगी, उसके बाद मैं जनता की अदालत में मैं अपने 85% समाज से आग्रह करता हूं कि ऐसे मामले पे विचार जरूर करें। क्योंकि इस तरह के मामले पे अगर हम लोग विचार नहीं करते हैं तो संतोष रेणु यादव जैसे कई हजारों निर्दोष लोग बेवजह पीसते रहेंगे, इस तरह के मामले में बेवजह पीसते रहेंगे। मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे 9 साल तक रेड वारंट होने के 9 साल तक आखिर कहां लोग थे। हम जब चुनाव लड़ने की बात किए तो तुरंत 48 घंटे में, मात्र 2 दिन में कार्रवाई कंप्लीट। ये कहां का नियम है? और पूरा घर, हम कम से कम हमारे घर की लड़ाई कौन लड़ेगा? इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? जब हमको ही जब अंदर जब कर दिया जाएगा, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो एक चीज तो स्पष्ट है कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, यह स्पष्ट है। मैं किसी के साजिश और ये सब जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं ना, इससे डरने वाले हम नहीं हैं। 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये तय है। क्योंकि इस प्रकार की गिरह भभकी कितना बार ये 15% लोगों के द्वारा लालू प्रसाद यादव को दी गई, राहुल गांधी जी को दी गई, पप्पू यादव जी को दी गई, और अब हमको दिया जा रहा है। हमको ये चलते दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है। और उसके बाद क्या है? प्रतिदिन कुछ नहीं तो 20 मीडिया में हम आरजेडी को डिफेंड करते हुए, अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए वीडियो बनाते थे, इंटरव्यू देते थे। ये जलन है, विरोधियों को इससे जलन हुआ। जब संतोष रेणु यादव को तमाम हथकंडे लगा करके भी जब चुप नहीं कर सकी ये विरोधी ताकतें, अब फिर से जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अरे भाई मेरे, और मैं माननीय, मैं न्यायालय से मैं पूछना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो छपरा में 10 महीने जेल में थे, 9 महीने कुछ दिन, तो फिर वहां प्रोडक्शन क्यों नहीं भेजा गया भाई? जिस मामले में ये वारंट इशू किया गया है उस मामले में हम नाबालिग हैं, और अगर मान लीजिए कि होता भी है सजा तो फाइनली 3 इयर्स, इससे अधिक तो है नहीं। तो हम 10 महीना तो हम छपरा जेल में हम थे, उस समय प्रोडक्शन क्यों नहीं भेजा गया? ऐसा तो नहीं था कि हाँ किसी को मालूम नहीं था। संतोष रेणु यादव जब छपरा जब जेल में गिरफ्तार हुआ था, जब छपरा जेल में भेजा गया था, तो पूरे बिहार समेत पूरे उत्तर भारत को मालूम था। ऐसा तो नहीं है कि संतोष रेणु यादव कोई कुआं का मेढक है कि संतोष रेणु यादव गिरफ्तार हुआ और इसी कोई सूचना नहीं मिली। कम से कम इस पे 1,000 न्यूज चला होगा, फिर लोग कहां सोए हुए थे? हम उसी कस्टडी में अपना ये भी जो मामला था हम अपना पूरा कर लेते, लेकिन नहीं, तब नहीं भेजना था नोटिस। नोटिस ये चलते नहीं भेजना था कि उस समय तो चुनाव खत्म हो गया था ना। इन लोगों को तो विधानसभा के चुनाव में हमको परेशान करना था। तो हम सब समझते हैं, ऐसे करके आप तेजस्वी यादव को हरा नहीं सकते हो। मरते दम तक लालूवादी रहेंगे,
क्योंकि आज जो हम बोल रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव जी के अथक संघर्ष के वजह से जो परिणाम मिला है, जो आजादी मिली है, जो ताकत मिली है, उसके बदौलत बोल रहे हैं। और आजीवन लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को बढ़ाते रहेंगे आगे। तेजस्वी यादव जी के हाथ को हमेशा मजबूत करते रहेंगे। पहले ये क्या किए लोग, पहले लालू प्रसाद यादव जी के घर में फूट डालने का प्रयास किए, लालू प्रसाद यादव जी के घर में फूट डालने का प्रयास किए। और जब वहां पे इनका काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या किए, ये देखे कि भाई लालू प्रसाद यादव जी को और आरजेडी के फेवर में सबसे ज्यादा प्रतिदिन मीडिया में कौन रहता है, तो वो था संतोष सिंह यादव। तो फिर उसके बाद संतोष सिंह यादव के जीवन में फूट डालने का प्रयास किए। उससे कुछ बिगड़े वाला है? अरे ओकरा से कुछ बिगड़े वाला है? रत्ती बराबर भी फर्क पड़ेगा संतोष सिंह यादव को। संतोष रेणु यादव लालू प्रसाद यादव का कट्टर भक्त था, है और रहेगा। जितना जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। और माननीय न्यायालय से मेरी अभी भी विनम्र आग्रह है, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, आप ही हिंदुस्तान के 142 करोड़ की आबादी की आखिरी उम्मीद है। इसलिए हमारी भावनाओं को, हिंदुस्तान की विपक्ष की भी भावनाओं को समझा जाए, जो आप हमेशा समझते आए हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। और रही बात ये जो 85% को जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं, वो 15% लोगों को हम कहना चाहेंगे कि 85% अब जाग गया है, ठीक ना। ये सब लोग जान गए हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से आज पैर में चप्पल पहन करके सामंतियों के दरवाजे पर भी चप्पल पहन के पार होते हैं, और सीना चौड़ा करके पार होते हैं, सर उठा करके पार होते हैं। आज खटिया नहीं, सामंतियों के दरवाजे पर कुर्सी लगा करके बैठते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी की देन है। जिस हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया, ये संघी के द्वारा उनकी नापाक मंसूबों को लालू प्रसाद यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसे, राहुल गांधी जी के जैसे, ये तमाम जो नेता हैं, उनकी नापाक इरादों को बेनकाब कर दिया। तो ये लोग जो डर से हम गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दिन प्रतिदिन ये लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार का मुख्यमंत्री हमें तेजस्वी यादव चाहिए। ये लोग डर गए, और डर करके अब देख रहे हैं कि जो जो तेजस्वी यादव के लिए आवाज उठाता है, जो जो बिहार के लिए आवाज उठाता है, उन लोगों पे किसी तरीके से कार्रवाई करो, किसी तरीके से उसको जेल में डालो, कुछ भी करके जेल में डालो। और हम अपने जो भी हैं, हमारे साले साहब या ससुर जी या हमारे पुत्र, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन मनुवादियों के ब्रेन वॉश में मत पड़िए, इन सामंतियों के चंगुल में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं आई ना बाबू, तो हाथ में कटोरा लेकर के रोड पे रहोगे। इस बार अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं आई तो फिर जीवन में कभी वोट देने का अधिकार नहीं बचेगा। इसलिए मनुवादियों और सामंतवादियों के मानसिकता से ग्रसित होकर के, उनके चंगुल में आकर के और लालू भक्त को परेशान करने का प्रयत्न मत कीजिए। हमको कम से कम चुनाव तक बाहर रह दीजिए, उसके बाद हमारा गोली मरवा दीजिएगा कि फांसी पर लटकवा दीजिएगा, वो बात की बात है। लेकिन चुनाव तक हमें बाहर रहने दिया जाए, ये कम से कम आपके लिए भी अच्छा है। इसलिए सामंती लोग के चक्कर में मत पड़िए। ये आपको भी पता है कि इस मामले में 100% आप लोग दोषी हैं। झूठ मूठ का ये प्रोपगेंडा मत कीजिए। और मैं अपने पुत्र से भी कहना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो यार, पढ़ो लिखो। नहीं पढ़ोगे तो ये सामंती लोग, ये मनुवादी लोग ऐसे ही ब्रेन वॉश कर करके और आपस में लड़वा करके यार सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ससुर जी से कहना चाहता हूं कि शाम को, है ना, मार लेने के बाद सब कुछ भुला जाते हैं ना, सब कुछ भुला जाइएगा ना, तो आगे का जो जनरेशन है जिसको संभालने की जरूरत है वो भटक जाएगा। और मैं अपने साले से कहना चाहता हूं कि आज जो 2 पैसा आप कमा रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत हद तक लालू प्रसाद यादव जी की कठिन विचारधारा और कठिन संघर्ष का देन है। क्या समाज में कुछ जगह मिला है, और जब जगह मिला है तो मनुवादी और सामंतवादी जैसा विचारधारा मत पालो।
ठीक है ना? तो ना तो 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। सरकार अगर नहीं आया इस बार तो नचा देगा लोग। इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करो और आपस में मत फूटो। एक ही बात हम कहना चाह रहे हैं, आपस में मत फूटो। आपस में फूटोगे, ये देखो ना, ये क्या क्या लिख रहा है नीचे वाला। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पेपर में कौन कौन लोग लिख रहा था। अरे 15% लोग कहियो हमर होगा और कहियो तुम्हारा होगा। ये 15% हिंदुस्तान का दुश्मन है और जिसकी बात में आकर के तुम अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हो, ये गलत चीज है। 15% से लड़ाई ये आज की नई लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। किसी जाति की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हिंदुस्तान को वैचारिक रूप से अभी आजाद कराना अभी जरूरी है। हिंदुस्तान आज भी वैचारिक रूप से गुलाम है। आज भी हमारा हिंदुस्तान वैचारिक रूप से आज भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देख नहीं रहे हो उत्तर प्रदेश में, भाजपा शासित प्रदेश में क्या हो रहा है? दारू के ठेके खोले जा रहे हैं लेकिन वहां विद्यालय बंद किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? ये नहीं देख रहे हो कि चारा चोरी किसने किया? चारा चोरी जगन्नाथ मिश्रा ने किया। दवा चोर कौन निकला? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा निकला। लेकिन चारा चोर कहा करके किन्हें अपमानित करता है लोग? माखन चोर कहा के लोग किन्हें अपमानित करता है? 71,000 करोड़ की घोटाला का कोई जिक्र करेगा क्या? किसी मीडिया में हुआ इसका जिक्र? कोई डिबेट किया इस पे? नहीं किया ना। और तुमको इससे मतलब ही नहीं है। तो जब नहीं समझ में आता है कुछ तो समझाने का अगर समाज प्रयास करे तो समझो। जितनी दुश्मनी हो आपस में, मैं 85% से मैं कह रहा हूं, जितनी दुश्मनी हो आपस में, जो लड़ना हो आपस में लड़ो, लेकिन कम से कम इस चुनाव तक एकजुट बन करके रहो। क्योंकि यह चुनाव आपके अधिकार को डिफाइन करेगा, यह तय करेगा ये चुनाव कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका अधिकार है या नहीं है। क्योंकि आपके अधिकार को एक एक करके छीना जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद संवैधानिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं, आपके संवैधानिक आरक्षण समाप्त हो जाते हैं। और वहां पे वो लोग अपने मन से लोगों को चुन करके तमाम संस्थाओं पे रखता है और आप पीछे हट जाते हैं। आपका जो कोटा है वो छीना जाता है। आप ये देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक जज की कुर्सी पे किन्हें बैठाया गया? भाजपा के मुख्य प्रवक्ता को बैठाया गया। ये नहीं देख रहे हैं आप कि आज की जो जुडिशरी जो पॉलिसी है, जो जुडिशरी जो सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव में चलता है। सिर्फ उच्चतम न्यायालय और लोअर कोर्ट में भी जो ईमानदार जज हैं वही लोग आज ईमानदारी से आज फैसला दे रहे हैं। वरना लगभग मैं आपको बताऊं, लगभग जो 15% की जो आबादी का जो जुडिशरी पैनल है वो आज भी 85% को उनके अधिकार को छीनने में लगा हुआ है। हमको पता है कि ये बात बोलने के बाद तमाम तरह का कंट्रोवर्सी पैदा होगा, लेकिन मैं 85% आबादी के लिए मैं इस दुनिया से मैं फना भी हो जाना पसंद करूंगा। लेकिन हमारे 85% आबादी के अगर हक और हुकूक छीनने का अगर कोई प्रयास करे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या संतोष रेणु यादव को मनीष कश्यप का श्राप लग गया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।